नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस एकदम 2 कॉपी आप मिला लीजिएगा कि जिस तरीके से हिस्ट्री के क्लासेस शुरू हैं वैसे ही एकदम डिट्टो कॉपी करते हुए हम लोग चल रहे हैं और इसी शर्त के साथ चल रहे हैं, इसी टारगेट के साथ चल रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन से पहले कम से कम 10 दिन पहले 15 अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन है, 5 अक्टूबर तक कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस जो है वो आपका कवर कर दूं फ्री ऑफ कास्ट। एक भी रुपया आपका नहीं लूँगा और मैक्सिमम नंबर आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में दिलाऊंगा। करना केवल आपको इतना है कि अपने दोस्तों में, मित्रों में, भाइयों में, बंधुओं में सबसे ज़्यादा आपको वीडियोस को शेयर करवाना है, लाइक कराना है, सब्सक्राइब कराना है। आते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो स्टार्टिंग है उसमें एक पॉइंट है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के साथ हमको जीवनी पढ़नी है किसकी? गौतम बुद्ध। पिछले वीडियोस को देखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में 2 अलग अलग वीडियो बनवाया। दूसरा जब देखोगे आप तो दूसरा टॉपिक था जैन धर्म एवं महावीर स्वामी। तो आपने देखा कि जैन धर्म और महावीर स्वामी का एक सिंगल वीडियो जिसमें जैन धर्म के बारे में भी पूरा फुल डिटेल और साथ में महावीर स्वामी की भी फुल डिटेल, यानी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा करके पूछे उसमें ही चलना है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के ब्रैकेट में आप देखोगे तो लिखा होगा कि अशोक, सम्राट अशोक स्पेशली। तो आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य वंश का पूरा क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आपके बीच में लेके आऊँगा उसमें सम्राट अशोक के बारे में पूरा का पूरा क्लियरेंस आपको दूंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में। तो थोड़ा सा मौर्य वंश का परिचय दे दूं कि मौर्य वंश का परिचय क्या था। तो अगर आप देखोगे या आपने कहीं पढ़ा होगा मगध साम्राज्य, अगर आपने मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कशन किया होगा या पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मगध साम्राज्य में कितने वंश थे? तो 7 वंश थे। कौन कौन से थे? तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक वंश की जिसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। दूसरा नाम देखा जाएगा तो दूसरा कौन सा वंश था? तो दूसरा वंश था शिशु नागवंश। कौन सा वंश? शिशु नागवंश। तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था नंद वंश। चौथा कौन सा था? तो चौथा था मौर्य वंश। कौन कौन से? तो हर्यक वंश, शिशु नागवंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद आया आपका शुंग वंश। कितने हो गए? 5। और इधर कर देता हूँ 2 और वंशों के बारे में। तो शुंग वंश के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो अगला नाम आएगा कण्व वंश। क्या आएगा? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद अगला जो आएगा वो आएगा आपका सातवाहन वंश। यानी जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य में कितने वंश थे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ध्यान से देख लेना मेरे भाई कि मगध साम्राज्य में कितने वंश थे। तो हर्यक वंश, शिशु नागवंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। यही 7 वंश जो थे वो आपके थे किसमें? मगध साम्राज्य में। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में केवल हमको पढ़ना है किसके बारे में? तो केवल हमको पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश की अगर बात किया जाएगा तो मौर्य वंश पे चर्चा किया जाए कि मौर्य वंश आया किसके बाद। तो ध्यान दीजिएगा कि मौर्य वंश आया कहाँ पे? तो नंद वंश के बाद। नंद वंश का शासक था धनानंद। धनानंद की हत्या करी किसने? धनानंद को पराजित करा किसने? तो पराजित करा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा, अंतिम राजा किसको? धनानंद को पराजित करने के पश्चात स्थापना करी किसकी? तो मौर्य वंश की। दूसरा, मौर्य वंश के बाद कौन आ रहा है? तो मौर्य वंश के बाद आ रहा है शुंग वंश। तो शुंग वंश की शुरुआत कहाँ से आई? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ,
तो बृहद्रथ की हत्या कर दी उसी के सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग संस्थापक बना किसका? तो शुंग वंश का। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना बड़ा जरूरी था कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश कैसे आया। तो धनानंद को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पराजित करने के बाद आ गया, स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और मौर्य वंश के बाद आया कौन? तो शुंग वंश। शुंग वंश कैसे आया? तो मौर्य वंश का की अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करी किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने जब हत्या करी तो बन गया अगला वंश कौन था? तो शुंग वंश। फिर से याद करा रहा हूँ कि मगध साम्राज्य में कौन कौन आएगा? तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग आएगा, नंद वंश आएगा, मौर्य आएगा, शुंग आएगा, कण्व आएगा और अंतिम कौन? तो सातवाहन। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस में क्या है? तो केवल हमको पढ़ना है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी स्पेशली किस राजा के बारे में डिटेल में पढ़ना है? तो अशोक के बारे में डिटेल पढ़ना है। टारगेट बना करके बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर ही डिस्कशन करना है। इधर उधर की बातों पर टाइम जाया नहीं करना है या अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एग्जामिनेशन में बड़ा कम समय रह गया है, इसलिए मैक्सिमम टॉपिक्स को टच करना है। तो एकदम डिट्टो सिलेबस को लेकर के चल रहा हूँ। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको दाएं बाएं जानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलता हूँ आगे। सबसे पहले बात किया जाए, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी मौर्य वंश पे, कि मौर्य वंश है क्या? मौर्य वंश की शुरुआत कब से मानी जाती है? मौर्य वंश की शुरुआत कब से मानी जाती है? मौर्य वंश के बारे में अगर चर्चा किया जाएगा तो मौर्य वंश में क्या क्या आएंगे? इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन थोड़ा किया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जाना जाए कि मौर्य वंश की शुरुआत या मौर्य वंश का कब से कब तक का टारगेट था। तो ध्यान दीजिएगा कि मौर्य वंश की अगर आप बात करते हो तो मौर्य वंश आपका शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से और जाता है कहाँ तक? तो 185 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग कितने समय तक शासन किया? तो लगभग शासन किया मौर्य वंश ने भारतवर्ष की भूमि पर कितने वर्षों तक? तो 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने शासन किया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब नंद वंश आया कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा कि धनानंद को, किसको? धनानंद को। धनानंद कौन था? तो धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक या नंद वंश का अंतिम राजा। इसको पराजित किया किसने? तो इसको पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया किसको? धनानंद को। कब पराजित किया? तो पराजित किया 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया धनानंद को। और उसके बाद स्थापना की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक बना किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक बना मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना करी 322 ईसा पूर्व में। ध्यान से देखना है कि मौर्य वंश कहाँ आया? तो नंद वंश के बाद आया। हमने क्या बताया कि मगध साम्राज्य के 7 वंश हैं। उन 7 वंशों में मौर्य वंश किसके किसके बीच में आ रहा है? तो नंद वंश के बाद आ रहा है, शुंग वंश के पहले आ रहा है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, धनानंद को पराजित करके आया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किस ईस्वी में? तो 323 में पराजित करता है और 322 ईसा पूर्व में आकर के गद्दी पर बैठता है। किसकी सहायता से? तो ऑप्शन नाम आता है चाणक्य का, विष्णुगुप्त का, कौटिल्य का। एक ही नाम है, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य ऑप्शन में दे देगा या विष्णुगुप्त ऑप्शन में दे देगा। इसलिए मैं तीनों नाम बोल रहा हूँ कि या तो चाणक्य, या तो कौटिल्य और या तो विष्णुगुप्त। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया। तो ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कोई एक ऑप्शन के सहायता से। कब? तो 323 ईसा पूर्व में पराजित किया था और 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और स्थापना करता है किस वंश की? तो मौर्य वंश की। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक बता दिया कि नंद वंश के बाद कैसे आया। अब क्या पूछा जा सकता है कि नंद वंश के बारे में अगर मौर्य वंश के बारे में अगर प्रश्न बन जाएं कि मौर्य वंश में कौन से शासक थे या कितने शासक थे,
तो ध्यान देना है कि शासक तो थे मौर्य वंश में कितने, तो 9। कितने, 9। यानी मौर्य वंश में कुल शासकों की संख्या कितनी, तो 9 शासक थे मौर्य वंश में। लेकिन हमसे बेसिकली अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। दूसरा नाम लेते हैं किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा यानी बिंदुसार। तीसरा नाम लेते हैं किसका, तो अशोक यानी सम्राट अशोक। फिर चौथे नंबर पर आएंगे तो चौथे नंबर पर आते हैं सम्राट दशरथ मौर्य। कौन आता है, दशरथ मौर्य। अब ध्यान देना है कि इसमें कितने पढ़ने हैं, तो स्पेशली हमको यही 3 बनता है प्रश्न कि कभी भी अगर मौर्य वंश का एकदम स्वर्णिम काल अगर पूछा जाता है तो मौर्य वंश का स्वर्णिम काल चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से और कहाँ तक, तो बिंदुसार के शासन काल, अशोक के शासन काल तक। यानी ये 3 शासक तो सबसे ज़्यादा चर्चा है। लेकिन बीच के नाम भी हम लोग याद रख लें कि कौन कौन थे, तो दशरथ मौर्य थे। दशरथ मौर्य के बाद एक नाम आता है संप्रति का। संप्रति कि दशरथ मौर्य के बाद शासन पे कौन बैठा, तो दशरथ मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो संप्रत बैठे। उसके बाद आता है कौन, तो उसके बाद आते हैं शालीशुक। शालीशुक। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ मौर्य, चौथा संप्रति और पांचवा संप्रति, छठवां शालीशुक। शालीशुक के बाद 7वां नाम आता है देववर्मन। कौन आएगा, तो 7वां आएगा देववर्मन। 8वां नाम जो है, यानी कि देववर्मन के बाद 8वां नाम जो पूछेगा तो 8वां नाम आता है शतधन्वन। क्या नाम आएगा, शतधन्वन। और अंतिम शासक का नाम मैंने बताया था जिसकी हत्या की थी किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, तो बृहद्रथ था। ध्यान से सुनना है। पहला शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कौन बिंदुसार, तीसरा कौन अशोक, चौथा कौन दशरथ मौर्य, 5वां कौन संप्रति, 6वां कौन शालीशुक, 7वां कौन देववर्मन, 8वां कौन शतवंधन और 9वां कौन, तो बृहद्रथ। यही 9 शासक थे कुल किसमें, मौर्य वंश में। उसमें से हमको क्या पढ़ना है, तो उसमें से हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ये 3 तो स्पेशली पढ़ने हैं। और लास्ट वाले का भी नाम याद रखना है, बृहद्रथ का। बृहद्रथ के समय में साम्राज्य हो गया था कमजोर और बृहद्रथ की हत्या कर दी किसने, तो उन्हीं के करीबी ने जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। और यही कारण है कि मौर्य वंश के बाद अगला शासनकाल, अगला वंश कौन आया, तो अगला वंश आया नंद वंश। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी आपकी है मेरे बच्चों, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिएगा। आपको अग्रिम धन्यवाद दे देता हूँ और आ जाता हूँ फिर से अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमको पढ़ना है किसको, तो हमको बेसिकली पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके अलावा बिंदुसार को, और सबसे ज़्यादा डिटेल में किसको, तो चूँकि सिलेबस को आप देखोगे तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा डिटेल में अशोक को। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात आप करोगे तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है कब, 322 ईसा पूर्व में। कब बैठता है, 322 ईसा पूर्व में। और कब तक बैठा था, तो बैठा था 298 ईसा पूर्व तक। यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 24-25 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य से अगर हमसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहला तो आप कह सकते हो ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था। कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। दूसरा आप कह सकते हो ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का पहला शासक था। तीसरा आप कह सकते हो ना कि ये किसको पराजित किया था, तो धनानंद को पराजित किया था। यहाँ तक तो कहानी पहले से ही क्लियर है। अब जब धनानंद को पराजित किया
तो उसी की पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। तो धनानंद की पुत्री दुर्धरा से ही विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी अगर कभी पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था दुर्धरा। और दुर्धरा किसकी बेटी थी? तो दुर्धरा थी धनानंद की बेटी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में पराजित किया था। उसके बाद अगला नाम पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, यानी जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो मैंने बताया कि या तो ऑप्शन में चाणक्य मिलेगा, या तो ऑप्शन में कौटिल्य मिलेगा, और या तो ऑप्शन में विष्णुगुप्त मिलेगा। इसी तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो या तो चाणक्य, या तो कौटिल्य, और या तो विष्णुगुप्त। इन्हीं तीनों में से कोई नाम मिलेगा। अब ध्यान देना कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के कुछ चर्चाएं भी होती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी लेखकों के अनुसार, कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया था, तो दो नाम आते हैं। क्या क्या नाम आते हैं? पहला नाम आता है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, और दूसरा नाम आता है सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। कि अगर पूछा जाएगा कि यूनानी अभिलेखों में या यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, तो दो नामों से जाना जाता है, एंड्रोकोटस और दूसरा नाम आता है सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस नाम किसने दिया था? तो एंड्रोकोटस नाम दिया था प्लूटार्क ने। एक नाम आता है प्लूटार्क, तो प्लूटार्क ने नाम दिया था एंड्रोकोटस। और दूसरा नाम आता है सैंड्रोकोटस, जो नाम दिया था जस्टिन ने। जस्टिन नाम के एक साहित्यकार थे, जो यूनानी अभिलेख के साहित्यकार थे, जस्टिन। तो जस्टिन ने नाम दिया था सैंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने नाम दिया था एंड्रोकोटस। और ध्यान दीजिएगा कि इसका पता कैसे चला कि एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है। तो इन लोगों ने लिख दिया था अपनी किताबों में, यूनानी लेखों में इन लोगों ने साफ साफ लिख दिया था कि एक राजा था, कौन? तो मगध का राजा था, जिसने धनानंद को पराजित करके गद्दी हासिल की थी। बहुत सालों तक तो पता ही नहीं चला कि भैया ये एंड्रोकोटस राजा था कौन या सैंड्रोकोटस राजा था कौन। लेकिन 1798 में एक अनुवादक आते हैं जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था? सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम्स जोन्स ने ही पहली सफलता हासिल की जो बता पाए, यानी यूनानी अभिलेखों में एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस के नाम से कौन फेमस है। तो ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये बताने वाले व्यक्ति थे सर विलियम जोन्स थे। ध्यान से सुनिएगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हो गई। फिर से सुन लो कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक, तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, पहले शासक भी थे। किसको पराजित किए? तो धनानंद को पराजित किए, और उसकी पुत्री जो थी दुर्धरा, दुर्धरा से विवाह कर लिया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा नाम आता है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? तो चाणक्य को, या कौटिल्य को, या विष्णुगुप्त को। किस किस नाम से जाने जाते थे? तो एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस नाम दिया था प्लूटार्क ने, और सैंड्रोकोटस नाम दिया था जस्टिन ने। और इसका अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम्स जोन्स ने किया था। कब? तो ये किया इन्होंने 1798 ईसा में, यानी ईस्वी में। 1798 ईस्वी में पता चला कि यूनानी लेखों में जो एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस के नाम से किस राजा की चर्चा की गई, तो वह राजा था हमारे यहाँ का परम प्रतापी राजा कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब देखना क्या है, तो अब आते हैं सिकंदर से मुकाबला या सिकंदर से मुलाकात। तो चर्चा करते हैं 305 ईसा पूर्व की। कब की? तो 305 ईसा पूर्व की चर्चा होगी कि 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर के बारे में तो सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर विश्व विजेता बनने के अभियान पे निकला हुआ था। और सिकंदर के बारे में एक और जानकारी दे दूं कि सिकंदर ने 2 सेनापति नियुक्त किए थे। यानी सिकंदर के सेनापति
पति की अगर बात करा जाए कि सिकंदर के जो सेनापति थे उसमें से एक था थल सेनापति और एक था जल सेनापति। जो थल सेनापति था उसका बार बार आपने नाम सुना होगा, क्या नाम था? तो सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस, और जल सेनापति जो था उसका नाम था नियार्कस। क्या नाम था? नियार्कस। तो हमको नियार्कस साहब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, असली मतलब है किससे? सेल्यूकस निकेटर से। क्यों असली मतलब है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को हराया था। ध्यान दीजिए कि थल सेनापति, फिर से सुन लो कि सिकंदर के दो सेनापति थे। थल सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेनापति कौन था? तो जल सेनापति था नियार्कस। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये महान धुरंधर परम प्रतापी, ये भी लड़ाके तगड़े थे। और सेनापति का मुकाबला होता है किससे? तो सेनापति का मुकाबला होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी हमारे परम प्रतापी राजा से। कौन? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से मुकाबला होता है किसका? तो मुकाबला होता है चंद्रगुप्त। तो लड़ाई होती है किससे? तो सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस। सेल्यूकस भी अच्छा लड़ाका माना जाता था। सेल्यूकस ने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। कब? तो 305 ईसा पूर्व में। किसके ऊपर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब उस आक्रमण का रिजल्ट यह होता है कि संधियां होती हैं, यानी युद्ध की शर्तें होती हैं। और इस युद्ध की शर्त में देखिएगा, बताइएगा कि भारी कौन पड़ा। तो 4 चीजें कौन कौन सी? तो काबुल, कांधार, क्या क्या? काबुल, कांधार, एक था आपका हेरात और एक आपका मकरान। इन चारों जगहों पर अधिकार हो गया किसका? तो इस पर अधिकार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। साथ साथ सेल्यूकस की जो पुत्री थी, सेल्यूकस की जो पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया, जिसको आप जानते हो हेलेना के नाम से। हेलेना से भी विवाह कर लिया किसने? तो विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। साथ में एक और कहानी सुन लो। एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को भी अपने दरबार में बैठा लिया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये युद्ध की शर्तें हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या? तो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 चीजें ले ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस की जो बेटी थी कार्नेलिया यानी कि हेलेना, उससे भी विवाह कर लिया। साथ में मेगस्थनीज, एक नाम आता है इंडिका। इंडिका नाम की जो किताब है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी, और इंडिका को प्रबल स्रोत माना जाता है मौर्य वंश के बारे में। और साथ में ध्यान देना कि इसने क्या दिया बदले में? तो बदले में अपने ससुर को थमा दिया 500 हाथी। कितना? 500 हाथी। किसने क्या दे दिया? तो 500 हाथी दे दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। फिर से सुनिए कि 305 में सेल्यूकस जब आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य पर, तो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 स्थान जो थे वो ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से अधिकार क्षेत्र में अपने। उसकी पुत्री यानी सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया, आगे हेलेना, हेलेना से विवाह भी कर लिया। एक राजदूत था जिसको मेगस्थनीज नाम से जाना जाता है, इंडिका का रचयिता, इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने रख लिया अपने दरबार में। और बदले में चंद्रगुप्त ने सम्मान के साथ क्या लौटाया? तो 500 हाथी लौटाए। किसको? तो 500 हाथी लौटा दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। अब आगे की कहानी थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की बात करते हैं। तो अंतिम समय यानी कि मृत्यु की बात मैंने पिछले वीडियो में भी की होगी, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जैन धर्म का उपासक था चंद्रगुप्त मौर्य। जो था ये जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म का उपासक था। और जैन धर्म का उपासक होने के कारण जो जैन धर्म के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ जाते हैं कहाँ पर? कर्नाटक। और कर्नाटक में एक जगह थी जिसका नाम था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेल
गोला, उसी श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु का कारण क्या था? तो स्वयं चंद्रगुप्त, क्योंकि उसने मृत्यु स्वयं चुनी थी। कौन सी विधि से? तो संलेखना विधि से। कौन सी विधि? संलेखना विधि से मृत्यु हुई थी। ये पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था जब जैन धर्म पढ़ा रहा था, फिर से कर देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का उपासक था और उसके जो गुरु थे भद्रबाहु को अपना गुरु मानता था। तो भद्रबाहु के साथ वो जाता है कर्नाटक। भद्रबाहु अपने उपासकों के साथ कर्नाटक जाते हैं। उन उपासकों में चंद्रगुप्त मौर्य भी था, वो भी कर्नाटक गया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। किस विधि से? तो संलेखना विधि से। ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु जैन विधि से हुई थी या जैन विधियों के अनुसार हुई थी? तो याद रखिएगा संलेखना विधि। संलेखना विधि से मृत्यु हुई थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। कब? तो 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। अब जब चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो उसके बाद आता है उसका बेटा जिसका नाम था बिंदुसार। ध्यान दीजिएगा, यानी इसका मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन? तो इसका मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार। कब से कब तक? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 173 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व से लेकर 173 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासक रहा किसका? मौर्य वंश का। देखा जाए तो सबसे पहले तो बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था। पहला शासक या संस्थापक तो माना जाता है किसको? तो बिंदुसार के पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा नाम मैंने लिया था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा की चर्चा मैंने अभी की है पीछे कि दुर्धरा जो थी वो धनानंद की पुत्री थी, जिससे धनानंद को मारने के बाद, पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली किससे? दुर्धरा से। तो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था कौन? तो दुर्धरा का पुत्र और चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। तीसरा जो सबसे अब तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हैं, अमित्रघात कि बिंदुसार का दूसरा नाम या मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के रूप में या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो दिमाग में बैठाइएगा बिंदुसार, क्योंकि जितने भी यूनानी लेखक हुए हैं, जितने भी यूनानी लेखक हुए हैं, उन सारे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात नाम दिया किसको? बिंदुसार। अमित्रघात का मतलब कि जो अमित्र है, जो शत्रु है, उसका घात करने वाला, उसका नाश करने वाला बोला जाता है किसको? तो बोला जाता है बिंदुसार को। तीसरा एक चर्चा और उठती है कि सीरिया का जो शासक था, सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंडियोकोट्स। क्या नाम था? तो इनका नाम था एंडियोकोट्स। तो एंडियोकोट्स से बिंदुसार ने संधि की। किससे? तो एंडियोकोट्स से बिंदुसार ने संधि की। और उस संधि में क्या क्या मांगा? तो संधि में मांगा था मीठी शराब। क्या मांगा? मीठी शराब। दूसरा क्या मांगा? तो अंजीर, सूखा अंजीर। और तीसरा क्या मांगा? तो तीसरा मांगा था दार्शनिक। कि उसने सीधे कहा कि सुना है कि आपके यहाँ दार्शनिक बड़े अच्छे हैं, तो उन दार्शनिकों में से कुछ दार्शनिक आप हमें भी प्रदान करें। तो एंडियोकोट्स ने क्या किया? एंडियोकोट्स ने इसमें से कुछ चीजें, मीठी शराब और अंजीर, यानी मीठी शराब और अंजीर का जो था उसको तो मान लिया, लेकिन एंडियोकोट्स ने सीधा मना कर दिया कि दार्शनिक हमारे यहाँ क्रय विक्रय का साधन नहीं है, यानी दार्शनिक को हम नहीं दे सकते हैं। तो सीरिया के शासक ने दो बातें मान ली, एक मीठी शराब और अंजीर। और एक प्रश्न और यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये भी प्रश्न बनता है कि आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय का? तो आजीवक संप्रदाय का। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मेरे भाई कि बिंदुसार किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था।
चंद्रगुप्त मौर्य की किस पत्नी से? तो दुर्धरा। दुर्धरा यानी कि जो धनानंद की पुत्री थी उसका पुत्र था। यूनानी दार्शनिकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात का संज्ञा दी है या मित्रघात का नाम दिया? तो यह आएगा बिंदुसार। सीरिया का शासक एंडियोकोर्स, उसके साथ मीठी शराब और अंजीर पर तो डन हो गया डील, लेकिन दार्शनिक का डील नहीं हो पाया। और बिंदुसार किस संप्रदाय का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो आपने देखा कि जैन धर्म को मानने वाला था, संलेखना विधि से प्राण त्यागा था। लेकिन इससे अगर प्रश्न पूछेंगे बिंदुसार से, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। अब आते हैं, आगे चलते हैं। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ। तक्षशिला का विद्रोह हुआ और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए उसने पहले भेजा किसको? तो पहले भेजा अपने बड़े पुत्र को। और बड़ा पुत्र कौन था? तो बड़ा पुत्र था ससीम। बड़ा पुत्र कौन था बिंदुसार का? तो ससीम। लेकिन ससीम जो है वो असफल रहा विद्रोह को दबाने में। बाद में जब विद्रोह नहीं ससीम से कंट्रोल हुआ तो भेजता है किसको? तो भेजता है छोटा पुत्र को। और छोटा पुत्र कौन है? तो छोटा पुत्र है बिंदुसार का अशोक। अशोक उस समय क्या था? तो अशोक उस समय था अवंती का राज्यपाल। क्या था? तो अवंती का राज्यपाल। लेकिन अशोक इतना हिंसक उसके ऊपर डिसीजन करता है, लेता है कि अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है अशोक को प्रेम करने वाली, या अशोक को अपना राजनीतिक विरासत थमाने की। और यही कारण है कि बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन बना? तो अशोक बना। तो इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 173 ईसा पूर्व के आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा अशोक को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में और मौर्य वंश के जो विस्तार के बारे में, मौर्य वंश की कुछ शब्दावलियों के बारे में, मौर्य वंश की शासन प्रणाली के बारे में, व्यवस्था के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जैसे पुराने वीडियोस को आप प्यार देते चले आ रहे हो, इस सेशन को भी आपका प्यार मिलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आप हमारा साथ देते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।